हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है 19 को, उसके रिगार्डिंग जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो कि सिलेबस में मेंशन है टॉपिक 10 मार्क्स का, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। दीज क्वेश्चंस विल रियली हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस। अभी जो थोड़े दिन रह गए हैं इसमें आप अपना जो है वीकनेस देखो क्या है, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो। जो आपको नहीं आते हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करो, पढ़ो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिए गए हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, उर्दू टर्मिनोलॉजी को लेकर हो, सिंपल जुडिशियल टर्मिनोलॉजी को लेकर हो, या ओरिजिन ऑफ जुडिशरी आपका जे.एंड.के से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड जो भी है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर आया। और आपके सिलेबस में ये जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है ये 10 मार्क्स का मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन पर ये आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। सारे कोर्सेज आपको JKCS ऐप पर अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, चाहे वो फुल लेंथ कोर्स हो चाहे मॉक टेस्ट हो, ठीक है। ये सारे आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। और जो कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न की MCQs वीडियोस हैं वो भी आपको ऐप पर मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पर जाएं और JKCS ऐप को डाउनलोड करें। सेकेंडली, जो भी बच्चे जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं 19 को, वो ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, JKCS ऐप, ठीक है। इस ऐप पर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के फुल लेंथ टेस्ट 2 to 3 और सेक्शनल टेस्ट 5 to 6 ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप वहां पर जाएं, उनको अटेम्प्ट करें और जे.एंड.के में आपका क्या स्कोर है उसे एनालाइज करें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में अपनी वीकनेस पर फोकस करें, ठीक है, उसको इम्प्रूव करें। तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो और टेस्ट जो है, फ्री टेस्ट जो अवेलेबल हैं उनको अटेम्प्ट करो। और कोई भी क्वेरी आती है तो आप, ये स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिनको इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। और कमेंट सेक्शन में आप एक चीज और लिखना कि जूनियर असिस्टेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी कल कंप्यूटर की हुई है, तो अभी चल रहा है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, देन इंग्लिश, और फिर GS का आपका आएगा जो कि 25 मार्क्स का है। तो उसके अलावा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल टर्मिनोलॉजी। ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, एन एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। तो एफिडेविट का क्या मतलब होता है? जो एफिडेविट होता है ना, इसका मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट जो कोई पर्सन ओथ के टाइम लिख कर देता है। और एफिडेविट इज लाइक आई स्वेयर दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एफिडेविट में आपका जो है एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि ओथ के अंदर बनाई जाती है। अगर किसी ने कोर्ट को लिखकर दिया है, मैं ये कसम खाकर कहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है, तो वो क्या है? दैट इज एफिडेविट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या करता है? फाइनली डिस्पोजेस ऑफ द एंटायर सूट। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है ना, इसका मतलब होता है बीच में दिया गया कोई टेम्पररी ऑर्डर, जिससे आप स्टे ले सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लाना, किसी विटनेस को बुलाना, ये सब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये केस को खत्म नहीं करता है, सिर्फ केस चलाने के दौरान किसी इशू को डिसाइड करता है कि किसी को टेम्पररी स्टे मिल गया या कोई किसी विटनेस को बुलाना चाहता है, तो थोड़े टाइम के लिए जो बीच में एक ऑर्डर दिया जाता है, दैट इज इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया गलत। थर्ड स्टेटमेंट जो है, डेक्री इज पास्ड आफ्टर एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स इन अ सिविल सूट। तो डेक्री जो है ये तब बनती है जब कोर्ट सिविल केसेस में पार्टीज के राइट्स का फाइनल डिसीजन दे देते हैं। मतलब किसकी प्रॉपर्टी, किसकी पेमेंट या कौन जीता, ये सब फाइनल डिसाइड होने के बाद क्या होता है? डेक्री जो है वो पास होती है। अब देखो, वर्ड्स हैं एफिडेविट, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर और डेक्री। डेक्री सिर्फ सिविल केस का फाइनल डिसीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? थर्ड। तो बी पार्ट इज द आंसर हेयर। अब एक चीज हमने यहाँ पर देखनी है, इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन से ट्राई करना है कि और नए क्वेश्चंस बनाओ, खुद से बनाओ, तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस जो है वो रहेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल टर्मिनोलॉजी। आपको लिखा होगा अ जजमेंट कंटेन्स रीजंस गिवन बाय द कोर्ट फॉर इट्स डिसीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? जज बताता है कि क्यों उसने ये डिसीजन दिया, रीजंस भी देता है, जजमेंट भी देता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दे दे, अ डेक्री कैन बी पास्ड
इन एवरी क्रिमिनल केस। तो डेक्री तो क्रिमिनल केस में होती ही नहीं है ना, डेक्री सिर्फ किस में होती है? डेक्री सिर्फ सिविल केस में होती है, ये आपने याद रखना है। डेक्री सिर्फ सिविल केस में होती है, क्रिमिनल केसेस में डेक्री नहीं होती। वहां पर क्या होता है? क्रिमिनल केस में होता है जजमेंट, कन्विक्शन या फिर एक्विटल। मुझे बताओ एक्विटल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन आता है माइंड में तो उसे भी आप लिख सकते हो। एंड थर्ड स्टेटमेंट देखो, अभी ये गलत हो गया ना, थर्ड देखो, थर्ड में क्या लिखा है? एवरी डेक्री फॉलोज अ जजमेंट बट एवरी जजमेंट डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन अ डेक्री। तो थर्ड वाला जो है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पहले जजमेंट आता है, पहले क्या आता है? जजमेंट, उसके बाद उसके बेसिस पर डेक्री बनती है सिविल केसेस में। लेकिन हर जजमेंट के बाद डेक्री नहीं बनती, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में डेक्री नहीं होती। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो यहाँ पर है आपका कैविएट, इंजंक्शन, प्लेंट और चार्ज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जो आपका कैविएट होता है ना, दैट इज कि पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। तो कैविएट क्यों लेते हैं लोग? कि अगर कोई भी इंसान उसके खिलाफ केस करने वाला है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जज को बोलते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर किसी ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस किया और आपको डर है कि बिना बताए क्या हो सकता है, ऑर्डर पास हो सकता है, तो आप कैविएट जो है वो फाइल करते हो। तो इसका मतलब होता है कॉल मी बिफोर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड चीज है यहां पर इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है जैसे एक ने किसी की जमीन पर, एक पर्सन ने दूसरे की जमीन पर क्या कर दिया? कब्जा। तो कोर्ट क्या लगा देगा वहां पर? स्टे कि अब इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो दैट इज इंजंक्शन, कोर्ट का स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद प्लेंट होता है, व्हाट इज प्लेंट? सिविल केस की रिटन कंप्लेंट। दिस इज सिविल केस की। अब ये सारे हम कर रहे हैं, अब आप खुद से इसको मैच कर सकते हो। और चार्ज होता है क्रिमिनल केस का ऑफिशियल जो होता है ना, आरोप होता है एक तरह से, दैट इज। यहां पर देखो, अब कैविएट का क्या आएगा? कैविएट का आएगा नोटिस रिक्वेस्टिंग हियरिंग बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। मतलब यहां पर कान बना दो कैविएट का, कि अगर किसी ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस किया है और आपको डर है कि बिना बताए ऑर्डर पास हो सकता है, तो आप कैविएट फाइल करते हो कि अगर कोई आप बिना बताए आप पर स्टे लगा दे तो आपको पहले ही जो है क्या आ जाएगा? एक ऑर्डर आ जाएगा। इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन है जैसे ए ने, ये ए है, ये बी है, तो ए ने बी की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने बोला जब तक केस खत्म नहीं होता कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, तो दिस इज टेम्पररी इंजंक्शन, यानी इन स्टॉप, कोर्ट का स्टॉप ऑर्डर। तो इसका क्या है? टेम्पररी प्रोहिबिशन इशूड बाय कोर्ट। तो देखो ए का थर्ड किस में है? ए की में है, तो यही आपका ए ही आंसर है यहाँ पर। हम आगे भी देखेंगे। प्लेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन सिविल प्रोसीडिंग। प्लेंट वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ, प्लेंटिफ क्या होता है बताओ? व्हाट इज प्लेंटिफ? प्लेंटिफ होता है केस करने वाला, अपनी पूरी कंप्लेंट और डिमांड लिखता है। जैसे राम ने शाम से 1 लाख का उधार लिया, तो शाम ने पैसे नहीं दिए, तो राम सिविल कोर्ट में जो पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेंट। और जिसने किया हो वो प्लेंटिफ, ठीक है। और उसके अगेंस्ट होता है डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लेंट का आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन सिविल प्रोसीडिंग। तो चार्ज क्या होगा? फॉर्मल रिटर्न एक्यूसेशन। चार्ज मतलब किसी क्रिमिनल केस में कोर्ट का ऑफिशियल कहना कि तुम पर ये जो क्राइम है करने का आरोप है, ठीक है, तुम पर थेफ्ट का चार्ज लगाया जाता है। तो इसी चार्ज को हम कहते हैं क्या? ये चार्ज जो है ये उस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट आंसर है। अब इसी तरह से ना आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, फिर उसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में जैसे हमने ये कैविएट, इंजंक्शन, प्लेंट और चार्ज लिया, आपको क्या आ सकता है? और भी तो चीजें पूछ सकते हैं ना इसमें। जैसे आपको ऑप्शन में दे सकते हैं एफिडेविट, ठीक है, आपको दे सकते हैं समन्स, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में भी। डेक्री क्रिमिनल में नहीं है, सिर्फ सिविल में है। बेल क्या है? बेल इज जेल से टेम्पररी रिलीज। डेक्री सिविल कोर्ट का फाइनल डिसीजन। सम्मन हो गया कोर्ट का जो बुलावा आता है। और एफिडेविट होता है अंडर ओथ हम जो रिटर्न देते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ सामने दी होंगी चीजें, जैसे इसको लिख लो, टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी, दैट इज बेल, ठीक है। आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी होगी, रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी।
उसके बाद डेक्री, उसके बाद सम्मन, एफिडेविट। तो एफिडेविट क्या होगा? रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ। फाइनल डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट होगा डेक्री। और कोर्ट नोटिस रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपेयर इज सम्मन। व्हाट इज सम्मन? कोर्ट नोटिस रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट। और इस तरह का हमने एक और प्रैक्टिस कर लिया। अब आप इस साइड और भी बहुत सारे वर्ड्स डाल डाल के आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमने पेयर्स देखने हैं कौन से वाले करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्टली ही पूछा है तो वही देखेंगे। जो फरीक होता है, दिस इज लिटिगेटिंग पार्टी, तो ये करेक्ट है। क्यों? फरीक का मतलब होता है केस का पार्टी, यानी जो कोर्ट में केस लड़ रहा हो। ये प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ कौन होता है? मुकदमा करने वाला। या डिफेंडेंट, मतलब जिसके खिलाफ केस है। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी पार्टी हो सकती है, एनी पार्टी इन द केस। ठीक है, ये प्लेंटिफ भी हो सकता है और ये डिफेंडेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट। दरखास्त क्या होता है? एप्लीकेशन, पिटीशन, तो ये भी करेक्ट है। दरखास्त का मतलब होता है एप्लीकेशन या पिटीशन। कोर्ट में जब किसी चीज की रिक्वेस्ट लिख कर दी जाती है उसे हम दरखास्त कहते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो बेल की एप्लीकेशन, तो ये होगा बेल की दरखास्त। बयानत जो है ये एविडेंस है, ये गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये उर्दू टर्मिनोलॉजी पर बनाया गया है। ठीक है, बयानत का मतलब स्टेटमेंट्स होता है। बयानत मतलब हम कह सकते हैं बयान, बयान हुआ स्टेटमेंट। एविडेंस का उर्दू लीगल वर्ड शहादत होता है, ना कि बयानत। तो एविडेंस जो है ना, एविडेंस का उर्दू वर्ड क्या है? शहादत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहां पर आप एक चीज लिख लो, बयानत से आप बयान याद रखो, बयान होता है स्टेटमेंट। और दूसरा एविडेंस इज, एविडेंस का उर्दू वर्ड है शहादत। गवाह का मतलब होता है विटनेस, ये करेक्ट है, यानी जो कोर्ट में सच बताता है या गवाही देता है। तो फरीक हो गया पार्टी, दरखास्त हो गया एप्लीकेशन, बयानत हो गया स्टेटमेंट, एविडेंस नहीं है, गवाह हो गया विटनेस। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसकी देखरेख, सुपरविजन जो है वो हाई कोर्ट ही करता है। लाइक हाई कोर्ट इज द बॉस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? एम्प्लॉय। सेकंड है एवरी अपील फ्रॉम हाई कोर्ट लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो हर हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये गलत है स्टेटमेंट। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुनता है, या हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट देता है, या सुप्रीम कोर्ट स्पेशल परमिशन यानी SLP जो है वो देता है। तो एवरी, कभी भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट में ओनली वर्ड दिखे या एवरी वर्ड दिखे तो स्टेटमेंट के 99% चांसेस हैं कि वो रॉन्ग है। इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है स्टेटमेंट का तो आप ये चीज देखना, ओनली या एवरी वर्ड ना हो तो वो हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ एवरी था, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो, सिविल जजेस प्राइमरली डील विद सिविल डिस्प्यूट्स एट सबऑर्डिनेट लेवल। तो सिविल जज जमीन के झगड़े, पैसों के झगड़े, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली डिस्प्यूट जैसे सिविल केसेस सुनते हैं। इसलिए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आंसर है आपका सी पार्ट। अब देखो, हाई कोर्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल करता है, सुप्रीम कोर्ट हर केस की डायरेक्ट अपील नहीं सुनता, और सिविल जज जो है सिविल यानी कि प्रॉपर्टी, मनी, फैमिली डिस्प्यूट्स जो है वो देखता है। फॉलोइंग क्वेश्चन है, नजीर, बेंच क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर और रीडर को हमने मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, नजीर क्या होता है? व्हाट इज नजीर? तो नजीर जो होता है ये कोर्ट का ऑफिस मैनेजर टाइप होता है। ठीक है, एन से नजीर, एन से आप याद रख सकते हो ये निगरानी करता है, यानी सुपरविजन। ये कोर्ट के क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे स्टाफ, फाइल, स्टेशनरी और ऑफिस मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सुपरवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द कोर्ट। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, एन से नाजीर है, एन से निगरानी है, निगरानी हो गई सुपरविजन, तो दिस सुपरवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द कोर्ट। उसके बाद बेंच क्लर्क है। ठीक है, बेंच क्लर्क जज के बिल्कुल पास बैठकर उनकी हेल्प करता है। इसके काम क्या है? केस बुलाना, ऑर्डर नोट करना और जज को फाइल देना। तो ये बेसिकली कर रहा है असिस्ट जज ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। देन आपका आता है रिकॉर्ड कीपर। तो रिकॉर्ड कीपर ही आपको पता है कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स का काम क्या है? कोर्ट की पुरानी और नई फाइल्स को सेफ रखना होता है। ये रिकॉर्ड का एक आप कह सकते हो कि गार्ड भी होता है।
रीडर क्या करता है, रीडर की वैकेंसी भी आती है ना कोर्ट में, तो रीडर जो होता है केस की डेली फाइल और रिकॉर्ड मेंटेन करता है और ज़रूरत पड़ने पर जज को पढ़कर बताता है। यानी कि आर से रीडर, आर से आएगा रीड एंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। ए पार्ट इज द आंसर हियर। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि एक और तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या आ सकता है, आपको दिया होगा मुंजरिम क्या होता है, कॉपिंग एजेंसी क्या है, ये सारे भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। प्रोसेस सर्वर और लास्ट स्टेनोग्राफर, इसकी भी वैकेंसी आती है ना कोर्ट में। तो ये क्या करते हैं, मुंजरिम जो है, आप एम से मुंजरिम है ना, एम से याद रखना मिनिस्ट्रियल स्टाफ से इसका रिलेशन है, यानी कि सुपरवाइज करता है मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को। कोर्ट ऑफिस का ओवरऑल जो मिनिस्ट्रियल इंचार्ज है वही मुंजरिम है। कॉपिंग एजेंसी जो है ये सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो क्या करता है, इशू करती है। प्रोसेस सर्वर समन, नोटिस, वारंट्स क्या करता है, सर्व करता है। स्टेनोग्राफर जज की डिक्टेशन लिखकर या लेकर ऑर्डर जजमेंट जो है टाइप करता है, ठीक है। यहाँ देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली आपका जो टॉपिक कम्युनिकेशन का है उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मिनट्स का मतलब होता है मीटिंग में जो भी बातें हुई, किसने क्या डिसीजन लिया, सब कुछ जो है वो क्या रहता है, रिटर्न रिकॉर्ड बनता है। अगर हाई कोर्ट ऑफिस में मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि जो न्यू स्टाफ ट्रेनिंग होगी तो उस डिसीजन को हम क्या कहेंगे, MOM, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, MOM, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिससे मतलब जो भी चीजें हुई हैं उसको रिटर्न में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड में क्या है, मेमोरेंडम, यानी कि मेमो। जो मेमो है ना वो ऑफिस के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने जूनियर असिस्टेंट को लीव रूल्स या ऑफिस इंस्ट्रक्शन भेजना है तो वो किस में भेजेगा, मेमोरेंडम यानी मेमो इशू किया जा सकता है उसके लिए, यानी मेन ऑफिस के अंदर का ये रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में ऑफिस ऑर्डर सिर्फ बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये ज्यादातर ऑफिस के अंदर इंप्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। ऑफिस ऑर्डर है ना, तो जिसका नाम ही ऑफिस ऑर्डर है तो वो मतलब ऑफिस के अंदर ही होगा। स्टाफ की ड्यूटी चेंज करना, ऑफिस टाइमिंग बदलना, ट्रांसफर या पोस्टिंग ऑर्डर, ये सब ऑफिस ऑर्डर से बताया जाता है। तो ऑफिस ऑर्डर हो गया अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए होता है। ये स्टेटमेंट थर्ड गलत हो गई कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ऐसा नहीं है, ये अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है, बी पार्ट इसका आंसर है। अब यहाँ पर 1 सेकंड रिवीजन नोट्स मैं आपको बना के देती हूँ। आप लिखोगे मिनट्स हो गया आपका क्या, मीटिंग का रिकॉर्ड। इसको क्विक रिवीजन नोट्स या फिर आप इसमें 1 सेकंड रिवीजन में आप ये नोट्स लिख सकते हो। मेमोरेंडम, आपका जो मेमो है ये क्या है, दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर सिर्फ इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल नहीं होता, ठीक है। अब इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि वहां पर लिखा होगा कि जो मेमोरेंडम है, मेमो है, इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनट्स ऑफ मीटिंग आर प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट, तो ऐसा गलत है। और ऑफिस ऑर्डर में भी इशूड रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग या ऑफिस टाइमिंग, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट थर्ड करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें बनेंगे। Which of the following statement are correct? Weeding refers to destruction of records. तो weeding का मतलब है पुराने और जो बेकार रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या करना, रिमूव या डिस्ट्रॉय कर देना, जब उनकी ज़रूरत या उनके रखने का टाइम यानी जो रिटेंशन टाइम होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर किसी फाइल को रूल के हिसाब से 5 साल तक रखना था और 5 साल पूरे हो गए तो उस फाइल को डिस्ट्रॉय करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पुरानी फाइल्स की सफाई करना इज वीडिंग। इंडेक्सिंग जो है वो क्विक रिट्रीवल ऑफ फाइल्स के लिए फैसिलिटेट करता है उस चीज़ को। अब हम बुक में भी इंडेक्स देखते हैं तो वहाँ पे चैप्टर पेज नंबर लिखा होता है, तो उससे क्या होता है, हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब है फाइल्स को क्या करना, नाम, नंबर, सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज करना ताकि ज़रूरत पड़ने पर फाइल जो है जल्दी मिल जाए। जैसे किसी बुक के लास्ट में या फ्रंट में क्या होता है, इंडेक्स होता है, उससे पेज जल्दी मिल जाता है, वैसे ही ऑफिस में इंडेक्सिंग से फाइल जो है जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ फाइल मूवमेंट रजिस्टर इज मेंटेन्ड ओनली इन क्रिमिनल कोर्ट्स।
तो जो आपका फाइल मूवमेंट रजिस्टर है सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं होता है, ये हर ऑफिस और कोर्ट में मेंटेन किया जा सकता है ताकि पता चले कि किस ऑफिसर के पास है और कब गई थी। ठीक है, जैसे फाइल क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, कि ये गया फाइल जो है क्लर्क के पास गई, ये सुपरिटेंडेंट के पास गई, ये जज के पास गई, ये सब रिकॉर्ड जो है ये किस में होता है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर में। तो ओनली इन क्रिमिनल कोर्ट्स कहना यहाँ पर क्या होगा, गलत। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक ट्रिक है कि किसी भी स्टेटमेंट में ओनली हो, किसी भी स्टेटमेंट में एवरी लिखा हो तो उसका 99% चांस है वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी पार्ट इज द आंसर। देखो यहाँ पे ओनली लगा था ना, मैंने नोट किया कि काफी सारी स्टेटमेंट्स में जहां ओनली एवरी होता है वो 99% रॉन्ग होती है। पर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, वकालतनामा, फैसला, इस्तीगासा एंड अपील। तो वकालतनामा जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट अपने लॉयर एडवोकेट को केस लड़ने की क्या देता है, परमिशन देता है। तो वकालतनामा हो गया वकील को क्या देना, नाम या अथॉरिटी देना, तो यहां पर आएगा अथॉरिटी गिवन टू एन एडवोकेट। फैसला होता है जजमेंट, फैसला इज जजमेंट, तो जज का फाइनल डिसीजन। तो जज ने कहा कि केस प्लेंटिफ जीता, तो ये क्या है, एक फैसला है, एक जजमेंट है, तो बी का जाएगा 1। देन इस्तीगासा का मतलब होता है क्रिमिनल कंप्लेंट, यानी किसी क्राइम के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट देना, किसी ने चोरी की तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई, इसे इस्तीगासा कहते हैं। अपील होगा अगर किसी कोर्ट का डिसीजन पसंद ना आए तो ऊपर वाली कोर्ट में दोबारा सुनवाई की रिक्वेस्ट करते हैं, इसे अपील कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो हम जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर वकालतनामा हो गया वकील को पावर, फैसला हो गया फाइनल डिसीजन, इस्तीगासा हो गया क्राइम की कंप्लेन, अपील हो गया ऊपर वाली कोर्ट में चैलेंज करना। अब आप मुझे बताओ कि जो मशवरा होता है उसका क्या मीनिंग होता है। जो आपका वर्ड है मशवरा, इसका लीगल मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लीगल एडवाइस। यहां पर इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कॉज लिस्ट कंटेन द केसेस शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग। तो कॉज लिस्ट क्या है, कॉज लिस्ट इज डेली स्केड्यूल होता है जिसमें उन सभी केसेस के नाम होते हैं जो उस दिन कोर्ट में हियरिंग के लिए लगे होते हैं। ठीक है, हियरिंग के लिए जो लगे होंगे केसेस वो होते हैं कॉज लिस्ट में। तो कॉज लिस्ट होता है आज कोर्ट में कौन कौन से केसेस जो हैं वो सुनने हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन डॉकेट शीट जो है ये क्या करता है, डॉकेट शीट केस की पूरी हिस्ट्री या प्रोग्रेस, या तो ये पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगा या फिर उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करेगा, यानी कि केस जो है ये कब फाइल हुआ, किस डेट पर क्या ऑर्डर हुआ, अगली हियरिंग जो है वो कब है, और केस में अब तक क्या क्या हुआ, यानी एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो किस में होती है, डॉकेट शीट में होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकेट शीट का आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, किस तरह से वो क्वेश्चन आ सकता है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको इस तरह से लिखा होगा विच कोर्ट रिकॉर्ड मेंटेन्स the complete chronological history ऑफ अ केस। तो जब भी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होगी ना आपको दिया होगा ए कॉज लिस्ट, बी इज डॉकेट शीट, सी इज सर्टिफाइड कॉपी एंड डी इज समन्स। तो समन तो आपको पता ही है बुलावा होता है, सर्टिफाइड कॉपी भी पढ़ लिया, डॉकेट शीट इज द आंसर हियर। कॉज लिस्ट जो है वो सिंपल होती है। ठीक है, आज की हियरिंग लिस्ट, कॉज लिस्ट हुई आज की हियरिंग लिस्ट, डॉकेट शीट हुआ केस की डायरी पूरी, उसमें पूरी क्रोनोलॉजी या पूरी हिस्ट्री दी होती है। एंड सर्टिफाइड कॉपी सील प्लस सिग्नेचर जो है उसमें जरूरी रहता है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्टिफाइड कॉपीज आर इशूड विदाउट ऑथेंटिकेशन बाय कोर्ट ऑफिशियल, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सर्टिफाइड कॉपी तभी वैलिड होती है जब उस पर कोर्ट के ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर, सील और ऑथेंटिकेशन हो। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं मानी जाती। ठीक है, उस पर कोर्ट का सील, सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना, क्या लिखा है इसमें, एवरी प्लेंट इज अ प्लीडिंग बट एवरी प्लीडिंग इज नॉट अ प्लेंट। तो जो प्लीडिंग है ना, कोर्ट में पार्टी की क्या होती है, एक रिटन बात होती है, और प्लेंट जो है सिर्फ प्लेंटिफ की रिटन कंप्लेंट, यानी जो केस फाइल करता है। हर प्लेंट प्लीडिंग होती है लेकिन हर प्लीडिंग प्लेंट नहीं होती, क्योंकि जो आपका रिटन स्टेटमेंट होता है ना,
रिटन स्टेटमेंट भी प्लीडिंग है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। देन कैविएट का क्या रहता है, कैविएट हम क्यों लेते हैं, जैसे एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, अब पर्सन ए को पता है कि पर्सन बी उस पर स्टे लगा सकता है उसकी प्रॉपर्टी पर, तो पर्सन ए क्या करेगा, कोर्ट से पहले ही कैविएट जो है बनवा लेगा। यानी कि जब भी पर्सन बी कोर्ट में जाएगा और स्टे लगाने वाला होगा तो कोर्ट पहले ही क्या कर देगी, ए को बता देगी, नोटिस भेज देगी कि बी आपके खिलाफ स्टे करने वाला है या जो भी चीज़ है। इसलिए कोर्ट बिना कैविएट को सुने जो एक्स पार्टी क्या होता है, एक तरफ का ऑर्डर पास नहीं करती, ठीक है, दूसरी पार्टी का। और कैविएट 3 महीने तक वैलिड रहता है। 3 महीने के बाद अगर ए को डर है ना कि बी उसके खिलाफ कुछ कर सकता है कोर्ट में, तो ए क्या करेगा, वकील के पास जाकर बार बार कैविएट बनवाएगा। 3 महीने का उसका पीरियड रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन रहता है कि कोई भी अगर आपके खिलाफ कुछ करने वाला हो। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि हर फाइल को हमेशा के लिए नहीं रखा जाता। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बताता है कौन सी फाइल 2 साल रखनी है, कौन सी 5 साल और कौन सी परमानेंटली, यानी ये फाइल को कितने टाइम तक संभाल कर रखना है ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एफिडेविट नॉट टू बी वेरीफाइड बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो एफिडेविट क्या है, एक शपथ ओथ पर दिया हुआ रिटन स्टेटमेंट होता है। इसको हम नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट जैसे ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने वेरीफाई अटेस्ट करवाना जरूरी होता है, इसलिए स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स ठीक है, बी आपका आंसर है। तो आपका जो प्लेंट है दैट इज प्लीडिंग, कैविएट हो गया कि पहले मेरी बात सुनो, रिकॉर्ड रिटेंशन हो गया फाइल कितने साल रखनी है, और एफिडेविट क्या है, हमेशा ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने हमें वेरीफाई या अटेस्ट करवाना पड़ता है या टेस्ट होता है। Match list 1 with list 2, habeas corpus, mandamus, certiorari and quo warranto. This is a very important question. तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे, हम लिखेंगे बॉडी, काम, कैंसल, कुर्सी। इसको आपने याद रखना है, ये कभी आपको भूलेगा नहीं। बॉडी में आपका आएगा हैबस कॉपस यानी प्रोड्यूस पर्सन, उसके बाद आपका आएगा, आप ले लो कि एक पर्सन है जिसने यूनिफॉर्म डाली है, ये आपका आ गया काम, यानी मैंडेमस, यानी डंडा दे सकते हैं हम, किसी को पूछ सकते हैं आप क्यों अपना काम नहीं कर रहे हो, तो कमांड अथॉरिटी, ठीक है। मेक वर्क टू हैपन, देन कैंसल, सी से कैंसल, सी से सर्शोरारी, यानी आप कोई ऑर्डर क्वैश कर सकते हो। अगर किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया है तो अपर कोर्ट उसको सर्शोरारी देकर कैंसिल करा सकती है, क्वैश कर सकती है उस ऑर्डर को। एंड द लास्ट वन इज आपका कि अगर कोई इंसान कुर्सी पर बैठा है, मतलब आजकल फेक बन जाते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स वर्दी डालकर आ जाते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट को वारंटो ला सकते हैं, यानी कि चैलेंज कर सकते हैं किसको, पब्लिक ऑफिस को, कि आप इस पोस्ट पर कैसे बैठे। तो हम इस कुर्सी को क्या कर सकते हैं, वी कैन क्वेश्चन द चेयर या वी कैन क्वेश्चन द पोस्ट, कि तुम इस पोस्ट पर कैसे बैठे। अब देखो यहाँ पर आसान भाषा में हम इसको समझेंगे। हैबिस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, को वारंटो जो है ना, को वारंटो होता है जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म आके पहन के आ गया और सड़कों पर घूम रहा हो, तो हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट पोस्ट गलत तरीके से ली है तो कोर्ट पूछती है बताओ किस हक से इस पोस्ट पर बैठे हो, दैट इज पब्लिक ऑफिस चैलेंज। तो डी का आएगा फर्स्ट। सर्शोरारी हो गया गलत फैसला हटा दो, ठीक है। तो अगर लोअर कोर्ट ने गलत ऑर्डर दे दिया तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है, यानी क्वैश कर देती है लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। मैंडेमस होता है अपना काम करो, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे बोलती है तुम्हारी ड्यूटी है, जाओ अपना काम करो, दैट इज कमांड पब्लिक अथॉरिटी। तो बी का आ गया फोर्थ। देन उसके बाद हैबेस कॉर्पस है, यानी कि अगर पुलिस ने किसी को बिना वजह पकड़ लिया हो तो कोर्ट बोलती है उस आदमी को मेरे सामने पेश करो, यानी प्रोड्यूस डिटेन पर्सन। तो सेकंड इसका आंसर है। अब यहाँ पर एक चीज आपको 5 सेकंड की मैं एक ट्रिक देती हूँ, आप वो भी लिख सकते हो अपने क्विक नोट्स में। क्या है, पकड़ा गया आदमी, तो वो होगा हैबेस कॉर्पस। देन उसके बाद अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, कोई पुलिस ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो वो होगा मैंडेमस, हम डंडा मार के उनको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। गलत ऑर्डर दे दिया है तो वो होगा सर्शोरारी। और कुर्सी पर गलत तरीके से कोई इंसान बैठा हुआ है, तो जैसे गलत कुर्सी पर बैठा है कोई या पोस्ट पर, तो उसके खिलाफ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से याद रखो को वारंटो। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1।
यहाँ पर हम मैच करेंगे लीगल टर्म्स को। तो प्लेंटिफ है, एक्यूज्ड है, एफआईआर है और कन्विक्शन है, ठीक है। तो प्लेंटिफ में क्या रहता है कि जो पर्सन क्या करता है, सिविल केस शुरू करता है, मतलब जो कोर्ट में क्या करेगा, केस स्टार्ट करेगा, दैट इज प्लेंटिफ। और ये क्या दर्ज करता है, अपनी प्लेंट। और किसके खिलाफ करता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो रहता है आपका डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ क्या हुआ, पर्सन फाइलिंग सिविल सूट। एक्यूज्ड क्या होगा, एक्यूज्ड हो गया कि जिस पर्सन पर क्राइम करने के क्या लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, दैट इज एक्यूज्ड। पर्सन अगेंस्ट होम क्रिमिनल चार्ज इज मेड, जिस पर इल्जाम लगा होता है। तो एक्यूज्ड हो गया आपका पर्सन अगेंस्ट होम क्रिमिनल चार्ज इज मेड। एफआईआर आपका क्या रहता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती थी पहले। तो ये आता है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आपकी एफआईआर होती है ना, जब भी कहीं क्राइम होता है आप किसी भी पुलिस थाने में जाकर एफआईआर करा सकते हो। फिर अगर वो उस लोकेशन में, मतलब जैसे क्राइम यहाँ हुआ और यहाँ पर पुलिस स्टेशन थे, आपने यहाँ नहीं, आपने कहीं और कराया, आप कहीं भी जाकर करा सकते हो किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर। देन वो वाला थाना जो है, वो क्राइम वाले जो वहाँ पर लोकेशन होता है उनको सेंड कर देते हैं जो भी दिक्कत हो। कन्विक्शन क्या है, फाइंडिंग ऑफ गिल्टी। तो एफआईआर आपकी हो गई किसी भी क्राइम की जो पहली पुलिस रिपोर्ट होती है, जैसे क्रिमिनल केस की क्या होती है, शुरुआत। तो दैट इज क्रिमिनल एक्यूजेशन। कन्विक्शन क्या है, जब कोर्ट सबूत देखकर कहे कि आरोपी गिल्टी है, यानी कोर्ट के थ्रू दोषी ठहराना, यानी फाइंडिंग ऑफ गिल्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर इज बी पार्ट। अब सुन लो कि जो बच्चे J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा एंड सेकेंडली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन JKCS ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पे JKCS ऐप को डाउनलोड करो, आपको जूनियर असिस्टेंट J&K हाई कोर्ट के सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसको आप अटेम्प्ट करो और अपनी जो है रैंक वहां पर आप एनालाइज करो, J&K में आपका क्या रैंक, आप कहाँ लाई कर रहे हो, और ये जो बचे हुए दिन है 19 जुलाई से पहले, उसमें आप अपना जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए, ठीक है। जितने कमेंट सेक्शन में जिस भी रिगार्डिंग कमेंट आएगा उस पर फोकस किया जाएगा। तो आप बताना कि किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए। यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब क्या, कि जज को आसानी से जॉब से नहीं निकाला जा सकता, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जज को हम नहीं निकाल सकते, इसे जज बिना किसी प्रेशर के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से फैसला देता है। यानी कि जॉब सेफ होगी तो जज क्या होगा, जज ब्रेव होगा, तो वो आसानी से, उसको किसी चीज का प्रेशर या डर नहीं होगा और वो फैसले ले पाएगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट चेक करती है कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो कोर्ट उस लॉ को क्या कर देती है, इनवैलिड करार देती है या कर देती है, रद्द कर देती है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट चेक्स द लॉ, दैट इज जुडिशियल रिव्यू की पावर। ये आप लक्ष्मीकांत की बुक में भी पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकती। अगर जरूरत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। सिर्फ नॉर्मल लॉ से सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं बदला जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नॉर्मल लॉ से नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सी पार्ट आपका आंसर है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ J&K ग्रेजुअली डेवलप ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड। तो जो डोगरा आपका रूल था ना, उसमें जुडिशरी की क्या एक फाउंडेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि जो डोगरा रूलर्स थे, गुलाब सिंह था, रणबीर सिंह था, प्रताप सिंह, हरी सिंह के टाइम पर जम्मू कश्मीर में कोर्ट सिस्टम और जस्टिस सिस्टम जो था वो धीरे 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 क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट की जो शुरुआत हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो भी कब हुई थी, डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से जुड़ी हुई है। आज का हाई कोर्ट उसी जुडिशियल सिस्टम का क्या है, एक डेवलप्ड फॉर्म है। तो ये ओरिजिन ऑफ जुडिशरी J&K में, वहां से क्वेश्चन जो है बनाया गया है। डोगरा रूल हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, करेक्ट है। देन उसके बाद आज J&K हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग काम करता है। सारे पावर्स और रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पास्ट जो था दैट इज, आप ऐसे सोच सकते हो कि वो था डोगरा रूल, एंड प्रेजेंट जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको एक कुछ सेकंड्स की रिवीजन। डोगरा रूल
आप कह सकते हो यहाँ पर जुडिशरी क्या हुई, डेवलप हुई। देन उसके बाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, डोगरा पीरियड से स्टार्ट हुई। देन आज का जो हाई कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। अब आप एक लाइन यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो डोगरा है ना, डोगरा ने क्या किया, कोर्ट बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट चलाई। ये एक लाइन आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, डी पार्ट इज द आंसर। डोगरा रूल ने कोर्ट को बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन ने उस कोर्ट को चलाया। विद इट्स प्राइमरी फंक्शन, तो ये हो गया हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोक अदालत। तो हाई कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन भी करती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इसका आंसर आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आम लोगों के सिविल क्या हुए, जमीन, प्रॉपर्टी और पैसा, और क्रिमिनल यानी क्राइम केसेस की ट्रायल होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द ट्रायल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बी का आ गया फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट आप जब पढ़ते भी हो, आप अपना लक्ष्मीकांत की बुक में जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है वहां पर लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, यानी इंडिया की सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। इसका डिसीजन सब कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ये क्या है, टॉप बॉस कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट। लोक अदालत में लोग बिना लंबी कोर्ट की कार्रवाई की मिल बैठकर समझौता करते हैं, यानी कि ये समझौते वाली कोर्ट होती है लोक अदालत। यानी कि लोक अदालत को आप क्या कहते हो, और कमेंट सेक्शन में बताओ इसको और क्या कहते हैं, एडीआर भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर इज बी पार्ट। देखो ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं क्या करती है, दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जो है वो जारी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज याद रख सकते हो कि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, एवरी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपील्ड डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के जजमेंट की अपील प्रेसिडेंट के पास नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होती है, जब कानून के हिसाब से अपील अलाउड हो। प्रेसिडेंट जो है वो जज नहीं होते, इसलिए वो हाई कोर्ट के जजमेंट के अपील डिसाइड नहीं करते। तो जो कोर्ट का डिसीजन है कोर्ट में अपील प्रेसिडेंट के पास नहीं जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है हाई कोर्ट एक प्रिंसिपल की तरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे की कोर्ट्स उसके अंडर काम करती हैं। अगर कोई लोअर कोर्ट गलती करे या रूल्स फॉलो ना करे तो हाई कोर्ट उसकी देखरेख कर सकती है, उसकी सुपरविजन कर सकती है, और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, 227। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ए पार्ट इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीगल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा सीधी साफ और एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मुश्किल या कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं किए जाते ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ना हो। तो लीगल ड्राफ्टिंग जो है वो क्या रहती है, सिंपल रहती है, क्लियर रहती है और एग्जैक्ट रहती है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन सबको समझ नहीं आती तो उसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। इससे डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले को क्या कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे एफआईआर सबको पता है, ठीक है, बट सीपीसी पहली बार लिखो तो नहीं पता चलेगा ना, तो वहां पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देन सीपीसी, फिर बाद में सीपीसी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी लीगल नोटिस इशूड बाय एन एडवोकेट ऑटोमेटिकली बिकम अ जुडिशियल ऑर्डर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो एडवोकेट का लीगल नोटिस सिर्फ एक वार्निंग या डिमांड लेटर जो है वो होता है, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। कोर्ट का ऑर्डर तब बनता है जब जज कोर्ट में केस सुनने के बाद ऑर्डर पास करे। तो लीगल नोटिस हो गया वार्निंग और जज ऑर्डर हो गया जज का डिसीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इसका आंसर है। अब आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर JKCS ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जो फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसे अटेम्प्ट करें, एंड इस कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 20 बताइए आपने कितना स्कोर किया।